हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत एक चुटकी बजाती है और सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है। नेहा और सिमरन उन सीढ़ियों पर चढ़कर बादलों में पहुँच जाती है। तभी पहला पर्स का घर सिमरन से कहता है, सिमरन, तुम दोनों मेरे घर के अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा, परंतु खूबसूरत बनने के साथ साथ तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी आ जाएगा। नेहा, तुम दोनों मेरे घर के अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं बना पाऊंगा, परंतु मेरे अंदर आते ही तुम दोनों के अंदर बहुत अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी, जिसकी सहायता से तुम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकती हो। तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें इतना सारा सोना चांदी दे दूंगा कि तुम्हें सारी जिंदगी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु उन सोने और चांदी के सिक्कों से तुम कभी किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकोगे। तीनों पर्स के घर की बात सुनकर दोनों बहनें विचार करती हैं और फिर कहती हैं, वैसे तो मुझे तीसरे पर्स के घर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है। परंतु ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जिससे हम कभी किसी गरीब और बेसहारा व्यक्ति की मदद न कर सके। इसलिए जादुई पर्स के घर हम दोनों को बीच वाले पर्स के घर में जाना है। नेहा के मुंह से इतना सुन वह तीनों पर्स के घर प्रसन्न हो जाते हैं और तीनों एक एक जादू करते हैं। पहला पर्स का घर सिमरन के लिए एक जादुई मेकअप किट प्रकट कर देता है। दूसरा पर्स का घर अपने जादू से उन्हें एक जादुई बीज देता है और तीसरा पर्स का घर उन्हें बहुत सारा सोना चांदी देता है। नेहा और सिमरन, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल लड़कियां हो, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें यह देना चाहते हैं। तुम यह सभी सामान अपने साथ ले जाओ और अपना जीवन हंसी खुशी से बिताना। नेहा और सिमरन वह सभी सामान लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। सिमरन पहले पर्स के घर से मिली वह क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। सिमरन की क्रीम लगाते ही वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की बन जाती है। नेहा उस जादुई पर्स के घर से मिले जादुई बीज से ऑर्डर के 20 लहंगे मांग लेती है और उस औरत का वो ऑर्डर भेज देती है। सिमरन और नेहा उस दिन के बाद जादुई तीसरे पर्स के घर से मिले सोने और चांदी के सिक्कों को बेचकर एक मिठाई की दुकान खोल लेती है और उस दिन के बाद सिमरन और नेहा हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो अनाथ बहनें सिमरन और नेहा एक साथ रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक हादसे में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। नेहा सिमरन से 5 साल बड़ी थी। नेहा दिखने में खूबसूरत और सुनहरे बालों वाली लड़की थी, परंतु वहीं सिमरन काली लड़की थी। उन दोनों बहनों का कलर अलग होने के बाद भी वे दोनों बहनें एक साथ मिलजुल कर रहती थी। वैसे तो नेहा बड़ी होकर एक मॉडल बनना चाहती थी, परंतु उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन सिमरन नेहा से कहती है, दीदी, स्कूल न जाए बहुत दिन हो गए हैं। अगर मैं कुछ दिन और स्कूल नहीं गई तो स्कूल की टीचर मेरा नाम काट देगी। अभी मुझे और भी पढ़ना है और एक दिन पढ़ लिख कर पिताजी का मुझे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है। दीदी, घर के हालातों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। दीदी, अभी तो मैं सिर्फ 6ठी क्लास में ही हूँ। अभी मुझे और भी पढ़ना है और पढ़ लिख कर माता पिता का अधूरा सपना पूरा करना है। सिमरन, मैं भी तुझे पढ़ाना चाहती हूँ, परंतु गांव में मुझे नौकरी न मिलने के कारण मैं तुम्हारे स्कूल का खर्चा कैसे उठाऊंगी। मैं पूरे दिन जो भी कमाती हूँ उससे तो हम दोनों पेट भर कर भोजन ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। माता पिताजी के सामने मैंने तो 12वीं कर ली, लेकिन तुम अभी 6ठी कक्षा में ही। तुम्हारा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और फिर एक दिन तुम्हें माता पिताजी का अधूरा सपना भी तो पूरा करना है। मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जिसकी कमाई से मैं तुम्हारे स्कूल की फीस और घर का खर्चा चला सकूँ। दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक आइडिया दूं। आपको याद है एक बार आपने मेरे लिए एक लहंगा सिला था और वह लहंगा लोगों को कितना पसंद आया था और सबने आपकी कितनी तारीफ की थी। इसलिए मेरे हिसाब से आप एक लहंगे की दुकान खोल लीजिए। हाँ सिमरन, तुम सही कह रही हो, परंतु लहंगे की दुकान खोलने के लिए तो बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी और हमारे पास तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। आजकल की इस दुनिया में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है। जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है और जिसके पास पैसा नहीं है उससे तो अपनी भी बात नहीं करते। अब हमें ही देख लो, माता पिता के जीते जी
सभी रिश्तेदार हमसे कितनी अच्छी तरह बात करते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद अब कोई भी हमारी सहायता के लिए तैयार नहीं है। दीदी, आप फिर से शुरू हो गए। हमारे पास ये जो छोटा सा घर है, आप इसे सेठ के गिरवी रख दीजिए। गिरवी रखकर हमें इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि जिससे हम अपनी एक लहंगे की दुकान खोल सके, और लहंगे की दुकान खोलकर जो भी कमाई होगी उन पैसों से मैं पढ़ने के लिए स्कूल भी जा पाऊंगी। नेहा को अपनी बहन सिमरन की बात समझ में आ जाती है और वह अपने घर के कागज लेकर सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ उसके घर के कागज गिरवी रख लेता है और उसके बदले में नेहा को 50,000 रुपए दे देता है। नेहा उन पैसों से एक लहंगे की दुकान खोल लेती है और अपने हाथ से सुंदर सुंदर लहंगे सिल लेती है। नेहा बचे हुए पैसों से सिमरन की स्कूल की फीस भी भर देती है। उस दिन के बाद सिमरन स्कूल जाने लगती है और नेहा अपनी दुकान पर ही बैठकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन नेहा की दुकान बहुत छोटी थी, इसलिए उसकी दुकान में कोई भी कपड़े लेने नहीं आता। नेहा की दुकान के बगल में ही एक बहुत बड़े लहंगे की दुकान थी, जिसकी मालकिन का नाम रानी था। रानी की दुकान में सुंदर सुंदर लहंगे रखे हुए थे, जिसके कारण सभी ग्राहक नेहा के सामने वाले दुकान में ही जाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और नेहा की दुकान रानी के सामने नहीं चल पाती थी। एक दिन सिमरन नेहा से कहती है, दीदी, कल मेरी स्कूल की दोस्त का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने हाथों से सिला एक सुंदर सा लहंगा गिफ्ट दूँ। सिमरन, तुम तो जानती ही हो दुकान खोले मुझे कितने दिन हो गए हैं, परंतु हमारी दुकान रानी आंटी की दुकान के सामने नहीं चल रही है, जिस कारण मुझे घर का खर्चा चलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। और तुम चाहती हो कि तुम अपनी सहेली को एक लहंगा गिफ्ट करो। वैसे तो हमारी दुकान के लहंगे बहुत महंगे हैं, परंतु फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें एक लहंगा दे दूंगी। इतना कहकर दोनों बहनें सो जाती हैं और अगली सुबह सिमरन एक सुंदर सा लहंगा लेकर अपनी सहेली के जन्मदिन पर पहुंच जाती है। सिमरन के जन्मदिन में पहुंचते ही सभी लोग सिमरन के हाथ में उस लहंगे को देखते रहते हैं। सिमरन अपनी सहेली को वह लहंगा दे देती है और कहती है, प्रिया, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। यह लो, यह लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। सिमरन वह लहंगा अपनी सहेली को दे देती है, परंतु पार्टी में आई सभी लड़कियों की नजर उस लहंगे पर ही रहती है। तभी एक लड़की आकर सिमरन से कहती है, अरे सिमरन, यह लहंगा तुम कहाँ से लाई हो? यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। सच में इस लहंगे से पहले मैंने आज तक इतना सुंदर लहंगा नहीं देखा। ये तो बहुत ज्यादा महंगा होगा ना? अरे नहीं नहीं, यह लहंगा तो मेरी दीदी ने सिला है और यह सिर्फ 800 रुपए का ही है। ऐसे बहुत सारे लहंगे मेरी दुकान पर रखे हुए हैं। प्लीज सिमरन, मुझे भी अपनी दुकान का पता बता दो। सिमरन उन सभी लड़कियों को अपनी दुकान का पता बता देती है और अब नेहा की दुकान से वे दोनों लड़कियां लहंगे खरीद लेती है। उस दिन नेहा बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके लहंगे बिके थे। ऐसे ही धीरे धीरे नेहा की दुकान पर ग्राहक लहंगे लेने आने लगे और अब दोनों बहनें रात दिन मेहनत करके लहंगे सिलती और उनकी दुकान चलने लगती है। यह देखकर रानी उनसे जलने लगती है और मन ही मन सोचती है, इन दोनों बहनों के कारण मेरी दुकान चलना बंद हो गई है। कहा मेरी दुकान पर 24 घंटे भीड़ लगी रहती थी और जब से इन दोनों बहनों ने दुकान खोली है, मेरी दुकान में कोई गलती से भी नहीं आता। मुझे जल्दी कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। रानी ऐसा सोच ही रही होती है, वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें बहुत खुश थी। इसी बीच नेहा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह सिमरन से कहती है, सिमरन मेरी प्यारी बहन, तुम्हें पता है मुझे एक बहुत बड़ा लहंगे का ऑर्डर मिला है, पूरे 20 लहंगों का, और वो भी कल शाम तक देना है। अब हम बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएंगे और फिर तुम हर दिन अपनी मनपसंद का कुछ भी खा सकती हो। लेकिन सिमरन, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। दोनों बहनें बहुत खुश थी और वे दोनों लहंगे सिलने लगती है। दोनों बहनें बहुत मेहनत करके पूरी रात जागकर वह 20 लहंगे सिलकर तैयार कर देती है और जैसे ही दोनों बहनें किसी काम से दुकान के बाहर निकलती है कि तभी रानी दबे पांव जाकर उसकी दुकान में आग लगा देती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, दोनों बहनें मुझसे पंगा लेने चली थी, अब देखती हूँ कि ये दोनों क्या करेगी। इतना कहकर रानी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब सिमरन और नेहा अपनी दुकान पर वापस आती है तो वह देखती है कि उनकी दुकान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। यह देखकर वे दोनों बहनें बहुत जोर जोर से रोने लगती है। दुकान में आग लगने के कारण दोनों बहनें हार मान जाती हैं
और रोते रोते एक जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। हे भगवान, हम गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आए दिन हम लोगों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। पहले तो आपने हमसे हमारे माता पिता को छीन लिया और फिर अब जब हमें जीने की आस मिली तो आपने हमारी दुकान भी चलवा दी। अब मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। नेहा और सिमरन बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि तभी नेहा की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो बहुत सारा सामान लेकर जा रही थी। नेहा उन बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनकी सहायता करने के लिए कहती है। तभी वह औरत नेहा से कहती है, बेटी तुम कितनी अच्छी हो, अभी तुम कितना रो रही थी और जैसे ही तुमने मुझे देखा वैसे ही तुम अपना सारा दर्द भूलकर मेरी सहायता करने के लिए आ गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही नेहा सारी बात उसको बता देती है। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें बादलों में जादुई 3 पर्स के घर के बारे में बताती हूँ और तुम्हारे वहाँ पर जाने का रास्ता भी बताती हूँ। तुम्हें बादलों में जादुई 3 पर्स के घर मिलेंगे, वह तीनों घर तुम्हारी बहुत सहायता करेंगे। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत एक चुटकी बजाती है और सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है। नेहा और सिमरन उन सीढ़ियों पर चढ़कर बादलों में पहुँच जाती है। तभी पहला पर्स का घर सिमरन से कहता है, सिमरन तुम दोनों मेरे घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। परंतु खूबसूरत बनने के साथ साथ तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी आ जाएगा। नेहा, तुम दोनों मेरे घर के अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं बना पाऊंगा, परंतु मेरे अंदर आते ही तुम दोनों के अंदर बहुत अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी, जिसकी सहायता से तुम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकती हो। तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें इतना सारा सोना चांदी दे दूंगा कि तुम्हें सारी जिंदगी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु उन सोने और चांदी के सिक्कों से तुम कभी किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकोगे। तीनों पर्स के घर की बात सुनकर दोनों बहनें विचार करती हैं और फिर कहती हैं, वैसे तो मुझे तीसरे पर्स के घर के अंदर जाना चाहिए क्योंकि मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, परंतु ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जिससे हम कभी किसी गरीब और बेसहारा व्यक्ति की मदद न कर सके। इसलिए जादुई पर्स के घर हम दोनों को बीच वाले पर्स के घर में जाना है। नेहा के मुंह से इतना सुन वह तीनों पर्स के घर प्रसन्न हो जाते हैं और तीनों एक एक जादू करते हैं। पहला पर्स का घर सिमरन के लिए जादुई मेकअप किट प्रकट कर देता है। दूसरा पर्स का घर अपने जादू से उन्हें एक जादुई बीज देता है और तीसरा पर्स का घर उन्हें बहुत सारा सोना चांदी देता है। नेहा और सिमरन, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल लड़कियां हो, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें यह देना चाहते हैं। तुम यह सभी सामान अपने साथ ले जाओ और अपना जीवन हंसी खुशी से बिताना। नेहा और सिमरन वह सभी सामान लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। सिमरन पहले पर्स के घर से मिली वह क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। सिमरन की क्रीम लगाते ही वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की बन जाती है। नेहा उस जादुई पर्स के घर से मिले जादुई बीज से ऑर्डर के 20 लहंगे मांग लेती है और उस औरत का वो ऑर्डर भेज देती है। सिमरन और नेहा उस दिन के बाद जादुई तीसरे पर्स के घर से मिले सोने और चांदी के सिक्कों को बेचकर एक मिठाई की दुकान खोल लेती है और उस दिन के बाद सिमरन और नेहा हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर गांव में सिंड्रेला अपने पिता कमल और माँ सुमन के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सिंड्रेला के पिताजी एक किसान थे जो अपने पुरखों के खेतों में खेती किया करते थे और दिन भर गली गली सब्जी बेचा करते थे। खेती बाड़ी से कमल को उतना मुनाफा नहीं होता था जिससे वह अपनी बिटिया का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा सके, क्योंकि गांव में एक भी सरकारी स्कूल नहीं था। इसीलिए सिंड्रेला घर पर ही रहकर पढ़ाई किया करती थी। कमल दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी बेटी के सपने सच नहीं कर पा रहा था। एक दिन कमल सेठ मूलचंद से बात करके अपनी पत्नी सुमन के लिए झाड़ू पोछा का काम ढूंढ लेता है। सेठ मूलचंद एक लालची और खड़ूस आदमी था। वह मात्र 2000 रुपए महीने पर सुमन को काम पर रख लेता है। अगले दिन से सुमन सेठ के पास नौकरी के लिए चली जाती है।
सेठ जब सुमन को अपनी ललचाई हुई आंखों से देखता है तो उसे सुमन से एक ही पल में प्यार हो जाता है, क्योंकि सुमन एक सुंदर, संस्कारी और सरल औरत थी। इसीलिए वह सेठ के पास केवल काम से ही मतलब रखती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सेठ सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुम्हें पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सेठ जी, आप बड़े लोग हो, हमारी क्या मजाल जो हम आपसे आंख मिलाकर बात कर सके। सब ठीक है, बस घर पर एक बेटी है जिसका स्कूल में एडमिशन कराना है, परंतु हमारे पास इतने पैसे नहीं है जिससे हम उसका एडमिशन करा सके। तुम इतनी कम उम्र में घर की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? मुझसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जाता। क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगी? बदले में मैं तुम्हारी बेटी का एडमिशन बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में करवा दूंगा। ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं शादीशुदा हूँ और हमारे संस्कारों में किसी पुरुष से दोस्ती रखने की इजाजत नहीं होती। देख लो, मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कर रहा था। तुम्हारे पास सोचने का पूरा टाइम है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सुमन एक संस्कारी पतिव्रता महिला थी। वह अपना काम करके सीधा अपने घर चली जाती है। आज सुमन कुछ उदास बैठी थी। क्या बात है सुमन, क्या कोई बात हो गई क्या? आज तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। नहीं सिंड्रेला के पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह आज सेठ के यहाँ कुछ काम ज्यादा था जिस कारण मैं जरा थक गई हूँ। अरे भाग्यवान, अब हमारी बिटिया सिंड्रेला बड़ी हो गई है, वह घर का काम देख लिया करेगी। तुम घर पे आराम किया करो। और इस तरह रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं, परंतु सुमन को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि अब उसे सेठ की बातों से डर लगने लगा था। इसी तरह सुबह भी हो जाती है। कमल और सुमन दोनों अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। सुमन आज भी हमेशा के घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी सेठ उसके पास आता है और कहता है, सुमन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको देखकर अच्छा लगा। अब तुम यह घर की साफ सफाई मत किया करो। मुझे तुम्हारे कोमल हाथों को इतना काम करता देख बहुत बुरा लगता है। सेठ जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, कृपया अपनी तहजीब न भूलें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे आपसे दोस्ती करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी, कृपया मुझे काम करने दें। सेठ सुमन की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन उससे बदला लेने की ठान लेता है। अगले दिन सुमन जब काम पर नहीं आती तो सेठ गुस्से से बेकाबू हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये सुमन अपने आप को कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। लगता है मुझे इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कुछ करना होगा। तभी सेठ के मन में कुछ प्लान आता है और अपनी प्लान के मुताबिक कमल के खेतों में जाकर एक जहरीला सांप छोड़ देता है। कुछ ही पलों में सांप कमल के पैर में डस लेता है और सांप के जहर से कमल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। शाम हो जाती है, परंतु जब कमल घर पर नहीं आता तो चिंता में आकर सुमन कमल को खेतों में देखने जाती है। खेत पर पहुंचकर वह देखती है कि कमल तो जमीन पर लेटा हुआ है और उसके पैरों से खून बह रहा है। ये क्या हो गया सिंड्रेला के पिताजी? आप इस तरह जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं और आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? इस तरह सुमन बहुत देर तक कमल को जगाने की कोशिश करती है, परंतु कमल की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर सुमन बहुत तेज तेज रोने लगती है। सुमन किसी तरह कमल को अपने कंधों पर उठाकर घर ले आती है। सिंड्रेला भी अपने पिताजी का यह हाल देखकर बहुत रोती है। दोनों माँ बेटी रात भर कमल की मृत्यु के शोक में जागते हैं और सुबह होते ही सभी गाँव वालों को इकट्ठा करके कमल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सेठ यह बात अच्छी तरह से जानता था कि सुमन का पति अब कमल इस दुनिया में नहीं रहा है, फिर भी वह अनजान बनकर झूठे झूठे आंसू लेकर सुमन के घर पहुंच जाता है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि कमल अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह कुछ कमल का बकाया 2 लाख रुपए रह गए थे। अगर तुम यह रकम लौटा देती तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बिटिया सिंड्रेला को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सेठ जी, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, कृपया सिंड्रेला के पिताजी का यह 2 लाख रुपया बकाया माफ कर दीजिए। अरे पागल समझ रखा है क्या जो पूरे 2 लाख माफ कर दूं? 1 हफ्ते के भीतर मुझे मेरे 2 लाख चाहिए, नहीं तो ये घर खाली कर देना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। यहाँ सुमन बेचारी, जिसके पास सिंड्रेला को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, उसके ऊपर सेठ का झूठा मूठा कर्जा डालकर चला जाता है। किसी तरह दोनों माँ बेटी नमक रोटी खाकर 1 हफ्ता निकाल लेते हैं और हफ्ता होते ही सेठ अपने आदमियों के साथ सुमन के घर पहुँच जाता है। सुन सुमन, तूने मेरे 2 लाख रुपए नहीं लौटाए, जिस कारण मैं यह मकान ले रहा हूँ। अब तू सीधी तरीके से यहाँ से बाहर चले जा, नहीं तो मेरे आदमी तेरे साथ छेड़छाड़ करके तुझे बाहर निकाल देंगे।
सेठ जी, कुछ मासूम पर जरा रहम कीजिए। मैं इस अकेली नन्ही सी जान के साथ कहाँ रहूंगी? बाहर बहुत सारे जंगली जानवरों का खतरा है। अगर सिंड्रेला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। यह सब मुझे नहीं पता, जल्दी से मेरा यह घर खाली कर। और इस तरह सेठ के हजार सुनाने के बाद सुमन वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ बेटियों के पास कोई सहारा नहीं होता। वे दोनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। हे भगवान, ये तेरा कैसा अनर्थ है। पहले तो तूने मेरे पति परमेश्वर को अपने पास बुला लिया और अब तूने हमारा वह घर लेकर भी हमें बेसहारा कर दिया। अगर आज मेरी प्यारी बेटी सिंड्रेला को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सुमन भगवान से अपनी शिकायतें लगा ही रही होती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। सुमन, मैं टुनटुन परी हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब परीलोक की परियां तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारे साथ हमारी परीलोक चलो। हम तुम दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इस तरह परी उन्हें बादलों में उड़ाते हुए अपने साथ परीलोक ले जाती है। सुमन, सिंड्रेला, तुम्हारा हमारी परीलोक में बहुत स्वागत है। सुमन और सिंड्रेला इतना सुंदर परीलोक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यह देखो, यह जो सैंडल घर अब तुम्हें दिख रहा है, आज से तुम इसी घर में रहोगी। यहाँ हम सभी परियों का जादुई सैंडल घर है। इस घर में तुम्हें खाने पीने की सभी चीजें, रहने के लिए कमरे और मनमर्जी की सभी चीजें मिलेंगी। और हाँ सिंड्रेला बेटा, तुम्हारे लिए इस जादुई सैंडल घर में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज और लहंगे भी हैं, जिन्हें पहनकर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मुझे राजमहल जाने में देरी हो रही है। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला और सुमन जब उस जादुई सैंडल घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह जादुई सैंडल घर तो बहुत ही आलीशान और बड़ा है। परी के कहे मुताबिक उसमें बहुत सारे कमरे थे, अच्छे अच्छे सोफे, पहनने के लिए कपड़े और मेकअप का सामान भी रखा था। दोनों माँ बेटियों को बहुत भूख लग रही थी। वे दोनों जल्दी से एक टेबल पर बैठ जाती है और उस टेबल पर बैठते ही दोनों के सामने जादू से स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। दोनों माँ बेटियां खाना खाने लगती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। दोनों को बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला था। और इसी तरह सिंड्रेला और सुमन परी के जादुई सैंडल घर में अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।